वसीयत में मिला सिर्फ पुराना मकान। जल्दी जल्दी करो, आज पापा जी की 10वीं की रस्में पूरी होने के बाद शायद वसीयत पढ़ी जाएगी, छोटी बहू ने कहा। मैं राकेश, मेरे माता पिता ने मुझे और मेरे 2 भाई और 1 बहन को बहुत ही अच्छी परवरिश दी। बड़ी लाड़ प्यार से हमें पाला, हमारी सभी ख्वाहिशों को उन्होंने पूरा किया। वैसे तो हम ज़्यादा अमीर परिवार से नहीं थे, हमारे पास सिर्फ 2 घर, जिसमें से एक घर में हम रहते थे और 1 एकड़ जमीन थी, वो भी ज़्यादा उपजाऊ नहीं थी। जैसे हम बड़े हुए, हमारा कॉलेज पूरा हुआ, नौकरियां लगी, सभी अपने अपने रास्ते चले गए। मेरा सबसे छोटा भाई रमेश और मैं बाहर शहर में नौकरी के लिए लग गए और मेरी बहन की शादी हो गई। सिर्फ एक भाई मुकेश माँ पिताजी के पास रह गया। उसकी शादी के बाद कुछ दिनों तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में भाभी और माँ की नहीं बनी, इसलिए एक ही घर में वो अलग अलग रहने लगे। धीरे धीरे बुढ़ापे के कारण माँ पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी थी। माँ की कुछ ज़्यादा ही तबीयत बिगड़ गई, दवाइयों ने भी काम करना बंद कर दिया और कुछ दिनों के बाद माँ गुजर गई। हमारा घर जैसे सुना ही हो गया। माँ गुजर जाने की बात सुन हम सब भाई बहन जमा हो गए। माँ की सभी विधियाँ पूरी की। हम सब भाई बहन बहुत दुखी थे, क्योंकि आज हम आधे अनाथ हो गए थे। अब बच्चे थे तो सिर्फ पिताजी। पिताजी ने भी माँ के गहनों का बंटवारा किया। दीदी को सबसे बड़ा गहना दिया और बाकी सभी गहने 3 बहुओं में बांट दिए। दीदी ने तो साफ मना किया, लेकिन पिताजी ने कहा माँ की याद समझकर ले लो। बाद में हम सब ने फैसला किया कि अब हम सब मिलकर पिताजी की देखभाल करेंगे। पिताजी सबसे पहले मेरी बहन के साथ चले गए। 7-8 महीने वहाँ रहने के बाद वो बारी बारी सबके घर रहने जाने लगे। हमारे सबके घर में बच्चे थे, इसलिए उनका दिल भी थोड़ा बहुत बहल जाया करता था, लेकिन अब उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। इस बीच में हम भाइयों के बीच बंटवारे का जिक्र 2-3 बार हुआ, लेकिन किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। सोचा बाद में कर लेंगे। वैसे तो पिताजी ने वसीयत कर ली थी और वो दिन भी आ गया और पिताजी भी नहीं रहे। मैं सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए उनकी भी सारी विधियां मैंने ही की। सभी रिश्तेदार भी आए थे। पिताजी का अंतिम संस्कार भी हो गया। 2-3 दिन बाद धीरे धीरे सभी ने खुद को संभाल लिया था, लेकिन शायद दीदी को संभलने में मुश्किल हो रही थी। उसका तो जैसे मायका ही छूट गया था। हमने दीदी को बहुत समझाया, धीरे धीरे वो भी संभलने लगी। ऐसे ही 8-9 दिन बीत गए। फिर एक रिश्तेदार ने कहा, अब जब तुम सब भाई बहन साथ में हो, तब वसीयत भी पढ़ लो, सबकी रजामंदी भी है क्या ये देख लो। सभी ने हाँ भर दी और 10वीं का दिन निकल आया। छोटी भाभी को तो जैसे 10वीं की क्रियाक्रम में कोई लेना देना ही नहीं था, उसको सिर्फ वसीयत की पड़ी थी। रमेश ने 2-3 बार भाभी को भी चिल्लाया, फिर भी उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वो बार बार सबको काम जल्दी जल्दी करने को कह रही थी। सब विधि होने के बाद शाम को लगभग 5-6 बजे वसीयत पढ़ी गई। सबको उत्सुकता भी थी कि हमारे हिस्से में क्या आया होगा। वसीयत में शुरुआत सबसे छोटे भाई रमेश से हुई। उसको वो मकान मिला जहाँ हम सब साथ में पले बड़े थे और दूसरा मकान मुझे मिला और मुकेश को जो 1 एकड़ खेत था वो मिला। वसीयत पढ़ने के बाद मुझे भी लगा शायद सच में अब दीदी का मायका नहीं रहा, क्योंकि इस बार उसके लिए कुछ भी नहीं था। वसीयत पूरी पढ़ने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए, शायद नाराज होकर। मैं भी जरा नाराज था, क्योंकि मुझे वो घर चाहिए था जहाँ हम सब पले बड़े थे और बड़े हुए थे। अनगिनत यादें थी वहाँ पे, लेकिन मुझे दूसरा घर मिला, पर वो मेरे लिए सिर्फ मकान था, घर नहीं। घर तो वो होता है जहाँ पे आपकी यादें हो। वो घर रमेश को मिला था। रमेश और उसकी पत्नी बहुत नाराज थे। वो झगड़ रहे थे। सबसे छोटे होने के कारण उसको कोई भी कभी भी कुछ नहीं कहता था। रमेश की पत्नी उसे कह रही थी, बाकी सब तो मेहमानों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। हमने इतने साल इस पुराने मकान में बिताए, तुम्हारे माँ पिता की सेवा की और बदले में तुम्हारे पिताजी ने दिया क्या? तो ये पुराना मकान। शायद भाभी को मकान और घर में का फर्क ही मालूम नहीं था। 14वीं की विधि पूरी हो चुकी थी। अब सब अपने अपने घरों के लिए निकलने वाले थे, लेकिन आज ऐसा लगा रहा था कि मैं अपने घर से जा रहा हूँ। सब जैसे पराये हो गए थे।
मैं अपने घर से जा रहा हूँ, लेकिन हमेशा के लिए। सिर्फ दीदी थी जो फुट फुट के रो रही थी, जैसे अब कभी भी कोई इस घर में उसका नहीं है। पर जाना तो था। आज मैं वो घर छोड़ के जा रहा था, जो शायद अब हमारे लिए सिर्फ मकान बन गया था।